नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। महाराष्ट्र सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए मुंबई पहुंचने पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं और प्रवासी उत्तराखंडी भाई बहनों ने सीएम धामी का भव्य स्वागत किया। इसके बाद सीएम शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे, जहां सीएम धामी देवेंद्र फडणवीस के तीसरे पारी के साक्षी बने। समारोह में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित तमाम राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा नेता के घर पहुंचकर शादी समारोह में शिरकत की और परिवार से मुलाकात की। इस दौरान बीएचईएल हेलीपैड पर मुख्यमंत्री का तमाम बीजेपी नेताओं ने स्वागत किया। ये टेनिस बॉल करके 3 मेडल ले आई और सम्मानित किया। तो उत्तराखंड राज्य की पौराणिक संस्कृतियों में से एक जौनसार बाबर की पारंपरिक बोली भाषा पर बनी फिल्म मेरे गांव की बाट देहरादून के पीवीआर में रिलीज हो गई। इस फिल्म को देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में दर्शक पहुंचे, जो फिल्म देखकर काफी खुश नजर आए। और निश्चित रूप से मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है और आंखों में आंसू भी आ रहे थे जब मूवी समाप्त हो रही थी। जो अंदर रिएक्शन था पब्लिक का, और ये काफ़ी सालों से 8-10 सालों से मैं इसकी कल्पना की थी कि इस तरह की जौनसारी मूवी बने, जिसमें जौनसार बाबर का पूरा कल्चर दिखे, वहाँ के रीति रिवाज दिखे, जो जिसको एक आप बोल सकते पूरे जौनसारियत जिसमें दिखे। उस मूवी को आज हम मुकाम पे ला पाए और इतना प्यार मिल रहा है पूरे जौनसार बाबर, रवाई, जौनपुर और उत्तराखंड, कुमाऊनी और गढ़वाली, जितना भी हमारा पहाड़ का जो क्षेत्र है, सब बता रहे हैं कि ऐसी मूवी हमने आज तक देखी नहीं है। जो मूवी बनी है वो काबिल तारीफ है। मैं इस पिक्चर को देख करके बहुत उत्साही हूँ और वास्तव में ये पिक्चर जौनसार बाबर के लोक संस्कृति के लिए मील का पत्थर साबित होगी। जौनसार बाबर के रीति रिवाज, परंपरा, रहन सहन, खान पान, जीवन जीने की पद्धति और वहाँ का विवाह पद्धति वो बिल्कुल अलग है। परंतु अभी तक जौनसार बाबर का जो नकारात्मक पक्ष था वो देश और दुनिया के सामने था, परंतु इस फिल्म के आने के बाद जौनसार बाबर का जो सकारात्मक पक्ष है, एक सामूहिक परिवार जीवन प्रणाली क्या होती है, वहाँ का विवाह क्या है, ये तमाम बातें देखने को मिलेगी। और खास बात यह है कि इस पिक्चर में इसकी जो सारी शूटिंग है वो जौनसार बाबर में हुई। इसमें जो कलाकार है वो सभी जौनसार बाबर के हैं और जौनसार बाबर की लोक संस्कृति पर बनने वाली पहली पिक्चर है जो बड़े पर्दे पर आई है। सर मुझे जी सर मैं कहता हूं कि हमारे जितने भी बूढ़े लोग हैं, बूढ़े लोग से मेरा मतलब है जो थोड़े से एजेड हैं, जो मतलब गांव में रह चुके हैं, वो तो संस्कृति को समझ सकते हैं। लेकिन हम जो नए बच्चे हैं आजकल के, जो बेचारे शहर में ही पले पड़े हैं, भले गांव से हैं पर शहर में पल रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए? तो मेरे को ऐसा फील हुआ कि ये बहुतों की दिक्कत थी कि पहले जो था मेरे को भी ऐसा कुछ कल्चर से कनेक्टेड नहीं था। जब मैंने अपने फादर को देखा कि वो हर सैटरडे संडे गांव जाते हैं, तो मैं एक दिन गया उनके साथ, मैंने देखा कि यार ये बंदा ऐसा क्या है गांव में जो मेरे को नहीं दिखाई दे रहा, इनको दिखाई दे रहा। तब मुझे पता चला कि अपनी माटी से जुड़ना कितनी ज़रूरी बात है। तो मैंने सोचा कि मेरे को ये स्टेप लेना चाहिए कि मैं आगे आऊँ और जो है अपने कल्चर को प्रमोट करने का कोई तरीका सोचूं। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। कोटद्वार नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग पौड़ी गढ़वाल और बालाजी सेवा संस्था ने एक दिन के तंबाकू बेचने वाले के लिए वेंडर लाइसेंस वर्कशॉप का आयोजन किया, जिसमें कई संगठनों ने मिलकर हिस्सा लिया। नगर आयुक्त वैभव गुप्ता ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसमें वेंडर लाइसेंस के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए चर्चा की गई। साथ ही सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद कोटपा 2003 अधिनियम के बारे में जागरूक किया गया। इस वर्कशॉप में स्वास्थ्य विभाग, पुलिस, नगर निगम, शिक्षा विभाग आदि शामिल हुए। डिपार्टमेंट के साथ आज ये वर्कशॉप थी, तो इसमें मेन चीज़ें यही थी कि जैसे हमारे पास पूरा एक सिस्टम है, कोटपा एक्ट है, सेक्शन अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट है, उसके अलावा नगर निगम के बायलॉज भी होते हैं, बट उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं कुछ लैप्सेस होते हैं, जिसके कारण कुछ वायलेशंस इसमें देखने में आए हैं। तो इसीलिए सारे डिपार्टमेंट्स को कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम करने के इसमें निर्देश दिए गए हैं। और जैसे इसमें अभी हमारे कुछ जो वेंडिंग पॉलिसी टोबैको वेंडर्स
पॉलिसी के तहत जो बाईलॉज हैं उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, उसके लिए भी साइन वगैरह के निर्देश दे दिए गए हैं। और इसके अलावा जो भी स्कूल्स के पास में काफ़ी इस तरह के वायलेशंस के भी बारे में चर्चा हुई है, तो उसमें भी जो चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर हैं उनको निर्देश दे दिए गए हैं कि वो चेक करेंगे कि स्कूल्स के 100 मीटर के प्रेमिसेस में कोई इस प्रकार का टोबैको को अनैतिक रूप से बेचता हुआ ना पाया जाए। और जैसे स्कूल्स के पास कोटपा एक्ट के तहत स्कूल्स के लिए स्पष्ट गाइडलाइंस हैं कि वो अपने यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे, बोर्ड लगाएंगे कि किसी भी माइनर को टोबैको प्रोडक्ट्स बेचना अपराध है। तो इस तरह के जो भी सेक्शंस हैं उसका इन्फोर्समेंट इंश्योर करने के निर्देश जो हमारे यहाँ पे ऑफिसर्स हैं उनको दे दीजिए। तो रुड़की में एक नाबालिग बच्ची के परिजनों ने थाने का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि पूरा मामला एक हफ्ते पहले का है, जब गांव से नाबालिग बच्ची लापता हो गई और हफ्ते भर से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी बच्ची की बरामदगी को लेकर परिजनों ने सैकड़ों ग्रामीणों के साथ मिलकर मंगलौर कोतवाली परिसर में पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए धरना दिया। परिजनों ने बताया कि नाबालिग बच्ची बीते 26 नवंबर को स्कूल के लिए निकली थी। स्कूल खत्म होने के बाद बच्ची घर वापस नहीं लौटी और अभी तक पुलिस ने बच्ची की तलाशी ठीक से नहीं की और हमारे पूछे जाने पर बात टालने की कोशिश करते हैं। पूरे मामले पर पुलिस ने कहा पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से पूरी जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। राजधानी देहरादून में बीते रोज पुलिस लाइन स्थित मैदान पर पत्रकारों और कांग्रेस के युवा साथियों के बीच तीखी नोकझोंक हुई और इसको लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जहां इस घटना पर माफी मांग रहे हैं और घटना के लिए पुलिस प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जिनके मिसकम्युनिकेशन के चलते ये घटना हुई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष माफी मांगते हुए कहते हैं कि अगर किसी की भावना आहत हुई तो वो उसके लिए उनके लिए खेद प्रकट करते हैं, क्योंकि कांग्रेस कभी भी किसी व्यक्ति या संस्था के साथ दुर्भावना से काम नहीं करती है। दूसरी तरफ बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा से ही ऐसे काम करती आ रही है। दुर्भाग्यपूर्ण घटना देहरादून में हुई और जिसके लिए मैं पूरा दोष पुलिस प्रशासन को देता हूं। हमेशा की तरह पुलिस गिरफ्तार करके मेरे को और मेरे साथियों को पुलिस लाइन ले गई और जैसा हमेशा होता था स्टेयर्स में बैठाया जाता था, सीढ़ियों में, और वहीं कार्रवाई होती थी। हमें पता नहीं था कि वहां पत्रकारों का कोई कार्यक्रम चल रहा है और शायद पत्रकारों को भी पता नहीं था कि पुलिस हमको वहां गिरफ्तार करके लेके आई है। पत्रकारों को शायद ये लगा कि हम उनका विरोध करने वहां आए हैं और उसी गहमागहमी में ये पूरी गलतफहमी के कारण ये घटना घटी है, जिसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं। अगर किसी को भी आहत कोई हुआ है उसके लिए मुझे बड़ा दुख है, क्योंकि हमेशा हम एक दूसरे का साथ देते हैं। हमारी कोई गंभीर बात होती है उसको पत्रकार साथी आगे बढ़ाते हैं और कभी किसी पत्रकारों के साथ कोई अन्याय होता है तो उसमें विपक्ष उनके साथ खड़ा होता है। विनाशकाले विपरीत बुद्धि, कांग्रेस की बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट हो चुकी है। आज हमारे देश का लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है मीडिया, अगर उसके ऊपर हमला होता है पुलिस लाइन में, बहुत ही दुखद जो घटना आज घटी है। हमारे मीडिया के साथी जो अपना कार्यक्रम वहां पर कर रहे थे और कांग्रेस के जब लोगों को गिरफ्तार करके वहां ले जाया गया यूथ के और प्रदेश अध्यक्ष की रहनुमाई में, वो कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है उनकी रहनुमाई में आज युवक कांग्रेस ने जिस तरीके से सचिवालय पर कूच करने का काम किया, मुझे लगता है कि वो उस कार्यक्रम की विफलता थी जो वो इतना हताश और निराश थे और उसी निराशा में उन्होंने आज पत्रकारों के साथ जिस तरीके से अभद्रता करी, मुझे लगता है वो उसकी जितनी भी हमें निंदा करनी चाहिए, हमें करनी चाहिए। बहुत ही निंदनीय है। कांग्रेस को इस वक्त समझना चाहिए जो चारों तरफ से उनको हार मिल रही है, शायद उसी का कारण है कि आज वो इतने हताश हो चुके हैं कि हमारा जो चौथा स्तंभ मीडिया का है उसके ऊपर भी हमला करने से बाज नहीं आ रहे। तो कांग्रेस को ईश्वर सद्बुद्धि दे। तो वहीं इस मामले पर आम आदमी पार्टी ने भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के इस व्यवहार पर उन्हें कटघरे में खड़ा करने का काम किया और कई आरोप भी लगाए। सुनिए। जो घटना पुलिस लाइन में घटित हुई वो घटना बेहद दुख की बात है और
राजनीतिक परिवेश से अगर देखा जाए तो इस प्रकार के कृत्यों का, इस प्रकार की घटनाओं का कड़ा विरोध किया जाना चाहिए। लोकतंत्र देश में हम रहते हैं और लोकतांत्रिक देश का एक संविधान है। धरने प्रदर्शन करने के भी अपने नियम हैं। निश्चित तौर पर जो कल घटना घटित हुई और जिस प्रकार से इस पूरी घटना में पुलिस प्रशासन और एलआईयू की नाकामी सामने आई है, वो बेहद चिंताजनक है, अफसोसजनक है और उत्तराखंड प्रदेश के लिए दुख की बात भी है। साथ ही कांग्रेस के सदस्यों द्वारा जिस प्रकार का व्यवहार किया गया और जो व्यवहार सामने आया वो भी बेहद चिंताजनक है और उसकी कड़े शब्दों में निंदा भी की जानी चाहिए। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का पत्रकारों के साथ हुआ नोकझोंक अब राजनीति का नया विवाद बन गया है। सत्ताधारी दल और दूसरे विपक्षी दल कांग्रेस को इस विवाद के लिए जिम्मेदार मान रहे हैं और कांग्रेस पर जुबानी हमला बोल रहे हैं। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा पत्रकारों के साथ किए गए अभद्र व्यवहार पर अब सियासत तेज होने लगी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के बाद अब कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने भी इस पूरे घटनाक्रम पर खेद प्रकट करना शुरू कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी क्षमा याचना मांगते हुए कहा है कि पत्रकारों के साथ जो घटनाक्रम घटा है वो निंदनीय है और कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं को इस पर खेद प्रकट करना चाहिए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पहले ही इस बात को लेकर खेद प्रकट कर चुके हैं और अब ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर यह व्यवहार यहाँ पर किया गया है वो सीधे तौर पर अब चर्चा का विषय यहाँ पर बन गया है। सत्ताधारी दल लगातार विपक्ष को कटघरे में खड़ा करने का काम यहाँ पर कर रहा है और अब ये देखना होगा कि किस प्रकार से लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ के बाद अगली कार्रवाई क्या हो पाती है, क्योंकि पुलिस की भी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर जो गलती है वो सामने निकल कर आ पा रही है, जिनकी वजह से पूरा घटनाक्रम वहां पर घटा है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के साथ किए गए इस अमर्यादित व्यवहार के बाद एक बार फिर ये सोचने वाला विषय बन चुका है कि आखिर किस प्रकार से सियासी दल के नेताओं को या कार्यकर्ताओं को अपना कार्य करना चाहिए ताकि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का सम्मान हो सके। कैमरामैन अभय केंद्रा, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आईआईटी रुड़की के एक छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। छात्र का शव कमरे के अंदर फंदे से लटका हुआ मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने छात्र के कमरे का दरवाजा तोड़कर शव को पुलिस ने वीडियोग्राफी कराकर बाहर निकाला। मृतक छात्र यानी जिस छात्र की मौत हुई है वो राजस्थान का बताया जा रहा है। हालांकि अभी तक आत्महत्या के कारणों का तो पता नहीं चल सका है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। ये आईआईटी में एक जवाहर भवन है, उसके हॉस्टल में किसी बंद कमरे में किसी व्यक्ति के शव की सूचना थी। तो वहां जब पुलिस पहुंचती है तो पुलिस के सामने वीडियोग्राफी में वो दरवाजा तोड़ा गया। तोड़ने के बाद अंदर देखा कि वो प्रथम दृष्टया सुसाइड है और सुसाइड के बाद जो अग्रिम कार्रवाई है, बॉडी उतारना, पंचायतनामा, वो सब चीजें चल रही हैं। परिजनों को बता दिया जो राजस्थान के रहने वाले हैं, परिजन शायद आ चुके हैं। उसके स्पष्ट कारण क्या है, क्यों इंसिडेंट हुआ, इस पे अभी जांच चल रही है। वहीं बीजेपी के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने सदन में स्पेशल सेशन के तहत निजी अस्पतालों और डॉक्टरों के महंगे इलाज का मुद्दा उठाया। उन्होंने सरकार से निजी अस्पतालों में इलाज के लिए राशि तय करने की भी मांग की। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि निजी क्षेत्र के अस्पतालों में इलाज की दरों में बहुत फर्क है। इसके लिए कोई नियम अभी तक नहीं बने हैं, इसलिए उनकी सरकार से मांग है कि मरीजों की बेहतर उपचार की सुविधा मिल सके और इलाज की सही व्यवस्था उनके लिए की जाए। Want to fix rates of various treatment and procedure in private hospitals for general public on the lines of CGHS। देश के निजी क्षेत्र के अस्पतालों की इलाज दरों में घोर असमानता है। निजी अस्पतालों में महंगे इलाज के एवज में बीमार व्यक्ति को भारी भरकम बिल चुकाना पड़ता है, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। इसका एक मुख्य कारण निजी अस्पताल की दरों में कोई नियंत्रण न होना है। निजी अस्पताल मरीजों से
इलाज के एवज में मनमाने तरीके से धनराशि वसूलते हैं, इसकी कोई पॉलिसी नहीं है। पॉलिसी के अभाव में जनता इलाज के लिए मनमानी राशि देने हेतु बाध्य है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं आयुष्मान योजना इसमें मील का पत्थर साबित हुआ है, जिसने गरीबों को अच्छा इलाज और राहत दी है। महोदय, मैं सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि देश में संचालित मेडिक्लेम कंपनियां अपने पॉलिसी होल्डर को सस्ती दरों में इन्हीं निजी अस्पतालों में इलाज कराने के लिए समझौता करती हैं, जिनकी दर काफ़ी कम है। इसी प्रकार CGHS की दर भी है। जब छोटी छोटी मेडिक्लेम कंपनियां निजी अस्पतालों से समझौता करके सस्ती दरों पर इलाज करा सकती हैं, तो सरकार क्यों निजी अस्पतालों के लिए दर तय नहीं करती, जिसके आधार पर जनता सस्ती दरों पर इलाज करा सके। महोदय, सरकार से मेरी मांग है कि निजी अस्पतालों में इलाज हेतु सभी चीज़ों की दर तय की जाए, जिसके आधार पर आम नागरिक निजी अस्पतालों से सस्ती दरों पर इलाज करा सके। तो अगली खबर उत्तराखंड से है, जहां सशक्त भू कानून पर जनता की राय जानने के लिए उप जिलाधिकारी देवेंद्र सिंह नेगी ने बैठक का आयोजन किया। आपको बता दें कि बैठक में कई जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और अपने अपने सुझाव भी दिए। जनप्रतिनिधियों ने सुझाव देते हुए कहा कि उत्तराखंड को भूमाफियाओं के चंगुल से बचाने के लिए हिमाचल की तर्ज पर सशक्त भू कानून लागू किया जाना चाहिए। तो अगली खबर डोईवाला से है, जहां गांव के लोगों के लिए हाथी जो है वो मुसीबत का सबब बना हुआ है। आपको बता दें कि जंगलों में रोजाना कई हाथी निकलकर ग्रामीणों के खेतों में पहुंचकर खेती को बर्बाद कर रहे हैं और कई बार ये हाथी घर की दीवार को तोड़कर घर के अंदर भी घुस जाते हैं और घर के सामान को तहस नहस कर देते हैं। तो वहीं से लेकर गांव वालों ने कई बार वन विभाग को बताया, लेकिन सुरक्षा के कोई उपाय नहीं किए गए। लोगों के लिए ये हाथी लगातार मुसीबत बनते जा रहे हैं। सारे परेशान है जी। बताओ, इतना चारा बोया था, सारा खा लिया इसने, बताओ क्या करेगा। और रोज आ रहा, अच्छा, और बाउंड्री तोड़ दिया तो लगता ही है जी, आती है वो, तो क्या करेगा। कुछ नहीं मिला वाला, बस अजी इसका वो तो होना चाहिए, समस्या का समाधान और नुकसान मिलना चाहिए, रोकथाम होनी चाहिए, इनकी रोकथाम होनी चाहिए। जानमाल का। तो अगली खबर कालाढूंगी से है, जहां मिनी रोडवेज बस स्टेशन बनाए जाने को लेकर युवाओं ने एक बार फिर से मांग उठाई है। आपको बता दें कि कालाढूंगी में बहुत पहले से रोडवेज बस स्टेशन बनाए जाने की मांग हो रही थी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई न होने के कारण एक बार फिर युवाओं और क्षेत्रीय लोगों ने एसडीएम के जरिए राज्य के परिवहन मंत्री को ज्ञापन सौंपा। हालांकि अभी तक शासन प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है। एसडी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को कालाढूंगी में मिनी बस स्टैंड बनाने के लिए ज्ञापन दिया है, क्योंकि कालाढूंगी की जनता बहुत परेशान है। रात्रि में दिन में यहाँ आने जाने की सुविधा नहीं है और साथ ही कालाढूंगी क्षेत्र से 60 से 70 ग्रामीण क्षेत्र और ग्राम पंचायत जुड़ी हुई हैं, जिनका मुख्य मार्ग कालाढूंगी है। और गत 2 वर्ष पहले भी माननीय परिवहन मंत्री स्वर्गीय चंदन रामदास जी को इस संबंध में हमने अवगत कराया ज्ञापन के रूप में, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि जल्दी हम इस पर कार्य करेंगे। तो किसी कारणवश उनका देहांत हो गया, तो वो फाइल नहीं आगे बढ़ पाई। तो आज हमने एसडीएम महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को इस क्षेत्र मतलब इस कार्य की ओर हमने थोड़ा प्रकाश डालने के लिए उनसे निवेदन किया है, और उनसे हम निवेदन करते हैं कि इस कार्य को आप देखें और कराएं। मेरे पास आए थे, इनके द्वारा ये कहा गया है कि यहाँ पे मिनी बस स्टैंड कालाढूंगी में बनना चाहिए। उन्होंने मुझे एक जगह सजेस्ट करी कि हुरकिया चौड़, मैं इसको दिखवा लेती हूँ। अगर वहाँ पे कोई लैंड का इशू ना हो तो हम लोग उसमें प्रपोजल बनवाएंगे, अगर फॉरेस्ट का होगा तो उसी अनुसार हम लोग इसमें कार्रवाई करेंगे आगे।
तो अगली खबर देहरादून से है, जहां बीजेपी ने निकाय चुनाव को लेकर प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। सभी 11 नगर निगम समेत नगर पालिका और नगर पंचायत में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी मिली है। देहरादून में कुलदीप कुमार, ऋषिकेश में दान सिंह रावत, हरिद्वार में ज्योति प्रसाद गैरोला, रुड़की में राम मोहन अग्रवाल, कोटद्वार में राकेश गिरी, श्रीनगर में रमेश गढ़िया, पिथौरागढ़ में गोविंदा पिलखवाल और अल्मोड़ा में प्रदीप बिष्ट, रुद्रपुर में दीपक मेहरा, हल्द्वानी में मनोज पाल, काशीपुर में तरुण बंसल नगर निगम चुनाव प्रभारी की भूमिका का निर्वहन करेंगे। और इसी तरह 45 नगर पालिका और 46 नगर पंचायत में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर भी पार्टी नेताओं की जिम्मेदारी दी गई है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर देहरादून से है, जहां पब्लिक प्लेस पर शराब पीने और पिलाने वालों के खिलाफ देहरादून पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। अलग अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस लगातार चेकिंग अभियान चला रही है और इस अभियान के दौरान 2 महीने पहले पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ खुले में शराब पीने का चालान काटा था और इस दौरान 2265 लोगों के चालान काटे गए थे और 145 वाहनों को सीज किया गया था। ये देहरादून पुलिस के द्वारा लगातार जो ऐसे तत्व हैं कि जो गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त हैं, गैर कानूनी अगर कोई काम कर रहे हैं तो उनके ऊपर लगातार हमारा अभियान जारी है और लगातार प्रतिदिन जो है अभियान के रूप में कार्रवाई की जा रही है। कल भी हमारे द्वारा जो है विभिन्न थाना क्षेत्रों में जो है प्रचुर मात्रा में कार्रवाई की गई। जो लोग सड़क के किनारे अपना वाहन खड़े करके या सड़क के किनारे झाड़ी वगैरह में अगर कोई दारू का सेवन कर रहे हैं, किसी और प्रकार का नशे का सेवन कर रहे हैं तो उनके ऊपर हमारे द्वारा जो है युद्ध स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। तो देहरादून देवभूमि समाचार में आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।